गाइस क्लोज फाइट में हर बार आपके सामने अलग अलग सिचुएशन रहती है, इसलिए हर एक सिचुएशन पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, इस वीडियो में आपको 10 ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आपको हर एक क्लोज फाइट में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। प्लस ये जो सारे पॉइंट्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो एक भी पॉइंट को स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर देते हैं। गाइस फाइट दो टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट फाइट, एक होती है इनडायरेक्ट फाइट। डायरेक्ट फाइट का मतलब होता है कि आपने एनिमी को स्पॉट किया और एनिमी को नॉकडाउन करने के लिए आप कवर से बाहर आ गए, यानी कि आपने ओपन में जाके एनिमी को नॉकडाउन किया। ये होती है डायरेक्ट फाइट। इनडायरेक्ट फाइट का मतलब होता है कि आपने कवर में रहते हुए एनिमी को स्पॉट भी किया और कवर में रह के ही आपने एनिमी को नॉकडाउन किया। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फाइट। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपको एक घर में से साउंड आया। अब आपको साउंड आया तो आप अगर घर में सीधा रश करने चल जाते हो बिना टीपीपी लिए, तो ये होता है डायरेक्ट फाइट, जिसमें आप लोग एक बंदे को तो आसानी से मार लोगे, लेकिन दूसरे जो बंदे रहेंगे, उसके टीममेट्स रहेंगे, वो आपको आसानी से नॉकडाउन कर देंगे। ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है कि आपको इनडायरेक्ट फाइट लेनी है, यानी कि टीपीपी का यूज करना है। आप सबसे पहले ऊपर जाओ, उसके बाद टीपीपी लेके स्पॉट करो बंदे को। उसके बाद जैसे ही आपको बंदा स्पॉट होता है आप उसे आसानी से नॉकडाउन करो। फिर उसके बाद वेट करो कि उसके टीममेट्स के फुटस्टेप आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे ही आपको उसके टीममेट का फुटस्टेप आता है आप उसको भी आसानी से नॉकडाउन कर सकते हो टीपीपी का यूज करके। उसके बाद जो तीसरा बंदा रहता है वो हो जाता है पैनिक, और पैनिक बंदे को मारना सबसे आसान काम है, तो उसके बाद आप उसे भी आसानी से टीपीपी का यूज करते करते आसानी से नॉकडाउन कर सकते हो। तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फाइट, जिसका आपको हमेशा क्लोज फाइट में यूज करना है। इनडायरेक्ट फाइट या फिर टीपीपी वाली फाइट को आसानी से समझने के लिए सबसे पहले आप लोग इस एग्जांपल को देखो। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरे ऊपर गाड़ी ने एक रश किया, ठीक है, और गाड़ी जो है वो आगे साइड गई, यानी कि वो जो सामने वाला जो मैजिक हाउस है उस पे गई। तो मैंने सिंपली क्या किया कि मैंने यहाँ से जंप करी और उसके बाद मैं एक साइड जाकर टीपीपी लेने लगा, जो कि राइट साइड है, ठीक है। अब मेरे को साउंड आ रहा है बंदों का, मुझे साउंड यहाँ से मुझे पूरा व्यू मिल रहा है और साउंड मिल रहा है, यानी कि मैं टीपीपी का यूज कर रहा हूँ। एक बंदा राइट से आ रहा है जो आप लोग देख सकते हो, और एक बंदे का मुझे लेफ्ट साइड से साउंड आया। अब मैं टीपीपी में से बाहर निकला और जो राइट वाला बंदा था उसे नॉकडाउन किया। अब लेफ्ट से जो बंदा आ रहा था उसके लिए मुझे चाहिए कवर, तो कवर के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर आके मैं फिर से टीपीपी लेने लगा, यानी कि मेरे पास फिर से कवर बन गया। अगर आपने मेरी टीपीपी वाली वीडियो देखी तो एंगल स्विच क्या होता है वो आपको पता होगा। अब लेफ्ट साइड वाला जब बंदा ऊपर में आ गया तो मैंने फिर से कवर में से बाहर निकला और उसके बाद उस बंदे को भी नॉकडाउन आसानी से कर दिया। अब इनका बचा है एक बंदा जो कि है घर के अंदर। अब उसका मुझे क्लियरली साउंड आ रहा है और वो जो घर वाला बंदा है वो है टोटली पैनिक कि रिवाइव दे या मुझे मारे। तो अब मैं फिर से कवर में आ गया, यानी कि फिर से मेरे पास टीपीपी है, पूरा समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है। अब जैसे ही मैंने देखा कि बंदा बाहर कूद रहा है घर से, उसे मैं फिर से कवर में से ओपन में बाहर गया और उसके बाद आसानी से उस बंदे को भी मैंने नॉकडाउन कर दिया। तो ऐसा करके आप लोग टीपीपी का यूज कर सकते हो क्लोज फाइट में। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फाइट, जो कि आपको हर एक क्लोज फाइट में लेनी है। अब गाइस यहाँ तक आप लोग समझ चुके हो कि अगर आप लोग टीपीपी ले रहे हो और एक बंदा है सामने, तो उसे आप लोग आसानी से नॉकडाउन कर सकते हो, ओपन में भी जाके नॉकडाउन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके सामने दो बंदे आते हैं, जैसे कि एक बंदा यहाँ पर है, ठीक है, और दूसरा बंदा है यहाँ पर, तो अगर आपके सामने दो बंदे आते हैं, आप एक कवर में से टीपीपी ले रहे हो, ऐसी सिचुएशन जब आपके सामने आती है तो सबसे पहले आपको जो राइट साइड वाला बंदा है उसको नॉकडाउन करना है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड वाला बंदा है उसको नॉकडाउन करना है। इसका रीजन ये है कि अगर आप लोग राइट साइड वाले बंदे से जब फायर लोगे तो आपके ऊपर आप लोग देख सकते हो कंटेनर का पूरा कवर है, यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो बंदा है वो आपको एक भी गोली नहीं मार सकता। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से कवर में से बाहर आके मारते हो राइट वाले बंदे को, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड वाले बंदे की भी गोली पड़ेगी और राइट साइड वाले बंदे की भी, दोनों की गोली पड़ेगी। तो अगर आपको दोनों की गोली पड़ेगी तो आप लोग आसानी से नॉकडाउन हो जाओगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो गाइस 1v2 वाली सिचुएशन में आप लोग इनडायरेक्ट फाइट कैसे लोगे इसको थोड़ा प्रैक्टिकली भी देख लो। यहाँ पे राइट साइड वाले बंदे को सबसे पहले मैंने नॉकडाउन करा। अब जो उसका दूसरा बंदा है उसको पता है कि राइट से आएगा, लेकिन हम लोग चला के, हम लोग उसके दिमाग से क्यों खेले, तो मैंने लेफ्ट साइड से एंगल स्विच किया और उसे आसानी से नॉकडाउन कर दिया। तो ऐसा करके आप लोग इनडायरेक्ट फाइट में 1v2 वाली सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। तो गाइज यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके हो कि 1v2 वाली सिचुएशन, 1v1 वाली सिचुएशन को इनडायरेक्ट फाइट का यूज करके आप लोग कैसे हैंडल कर सकते हो। लेकिन मान लो कि तीन बंदे आपके ऊपर एक ही साथ रश कर रहे हैं, चार बंदे आपके ऊपर एक ही साथ रश कर रहे हैं, तो आपको कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करना है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में आप लोग आसानी से नॉकडाउन हो जाओगे, क्योंकि तीन बंदों से बचना आसान काम नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में काम आता है रोटेशन, जो मैं आपको लास्ट वाले पॉइंट में बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2, हेडशॉट। गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट में बताया था कि मैं भी एनिमी को उसी टाइम पे स्पॉट करता हूँ जिस टाइम पे एनिमी मुझे स्पॉट करता है, मैं भी उसी टाइम पे फायरिंग करता हूँ जिस टाइम पे एनिमी मेरे को फायरिंग करता है, लेकिन एनिमी मुझे नॉकडाउन कर देता है, मैं उसे नॉकडाउन नहीं कर पाता। तो इसका रीजन है हेडशॉट। हेडशॉट अगर आप लोग मारोगे तो एनिमी बहुत जल्दी नॉकडाउन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एनिमी के पास लेवल 1 के गियर हैं तो एकेएम के 2 हेडशॉट से ही एनिमी आसानी से नॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग उसे बॉडी शॉट मारते हो तो आपको 3 बॉडी शॉट मारने पड़ते हैं। अगर एनिमी के पास लेवल 2 के गियर हैं तो 2 हेडशॉट से ही एनिमी आसानी से नॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बॉडी शॉट मारते हो तो आपको 4 बॉडी शॉट मारने पड़ेंगे। अगर एनिमी के पास लेवल 3 के गियर हैं तो आपके 2 या 3 एकेएम के हेडशॉट से ही एनिमी आसानी से नॉकडाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग बॉडी शॉट मारते हो तो आपको 5 बॉडी शॉट मारने पड़ेंगे। तो आई होप आप लोग समझ चुके हो कि हेडशॉट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडशॉट की प्रैक्टिस करने के
के लिए आपको सिंपली यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है। उसके बाद आपकी जो क्रॉसर है, ये जो हिटबोर्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर रखनी है और ये जो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर फायरिंग करने की कोशिश करनी है। इसका रीजन मैं आपको बता दूं तो यहाँ पर आप लोग अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से आपको पूरा हेड पे हेड दिखता है। इसकी जो हाइट है वो आपके हेड के इतनी है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, बस इस पोजीशन में आना है। उसके बाद ये जो गैप्स हैं, इन गैप्स के अंदर आपको हेडशॉट मारने की कोशिश करनी है। और ध्यान देना कि आपका जो क्रॉसर है वो क्रॉसर आपके इस हाइट पे ही रहे। इस हाइट पे अगर आपका क्रॉसर रहेगा तो आपका जो शॉट रहेगा वो हर शॉट हेडशॉट रहेगा। और आपको चलते फिरते हर समय जो आपकी जो क्रॉसर है वो उसको इस हाइट पे ही रखना है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग एनिमी को हेडशॉट मारो, ना कि बॉडी शॉट। पॉइंट नंबर 3, प्री फायर। प्री फायर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पे भी आपको लगता है कि एनिमी यहाँ पर हो सकता है, आपको प्री फायर देके घुसना है। आपको जहां से भी फुटस्टेप आता है या फिर आपको जहां भी बंदा दिखता है कि यहाँ से बंदा टीपीपी ले रहा है, तो वहां पे आपको पहले ही फायर करके घुसना है। आपको लगता है कि सीढ़ियों पे से बंदा ऊपर आ रहा है तो आपको पहले ही फायरिंग कर देना है। इसको बोलते हैं प्री फायर। प्री फायर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है कि जैसे कि मान लो ये मैं हूँ, ठीक है, अब मेरी जो क्रॉसर है वो मेरे बॉडी के है, वो राइट साइड है, ठीक है, यानी कि मेरी जो फायरिंग होगी वो होगी राइट साइड। अब जब मैं टीपीपी ले रहा हूँ यहाँ से और सामने मान लो आप हो, अब जब मैं आपको मारने के लिए टीपीपी में से बाहर निकलता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि सबसे पहले मेरी बॉडी निकलती है। मेरी जो क्रॉसर है यानी कि जो मेरी गोलियां है वो यहीं पर है, राइट में, वो दीवार में है। तो जब मैं यहाँ से निकलूंगा तो सबसे पहले मेरी जो होगी एक्सपोज वो होगी बॉडी। बॉडी सबसे पहले एक्सपोज होगी, ना कि फायरिंग। तो यानी कि सबसे पहले मेरी बॉडी निकल रही है दीवार में से। तो जब आप लोग एम कर रहे हो यहाँ से यानी कि प्री फायर दे रहे हो, ये देखो जैसे कि मैं हूँ, मैं अगर प्री फायर दूंगा तो सबसे पहले आपकी बॉडी आएगी, आपकी जो गोली है वो मुझे बाद में लगेगी। तो यानी कि अगर आप लोग प्री फायर देते हो तो आप लोग एनिमी को आसानी से हिट कर सकते हो, उसको सबसे पहले डैमेज दे सकते हो। और अगर आपने पहले एनिमी को डैमेज दे दिया तो आप लोग जानते हो कि आप उस फाइट में आप ही जीतोगे। तो इसलिए हमेशा प्री फायर देके ही घुसा करो जहां भी आपको डाउट होता है। आई नो कि 10 गोली आपकी वेस्ट होगी, लेकिन 10 गोली ही काफी है एनिमी को नॉकडाउन करने के लिए। तो प्री फायर का हमेशा यूज किया करो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4, मूव एंड फायर। मूव एंड फायर क्लोज फाइट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मूव एंड फायर अगर आप लोग को अच्छे से करने आता है तो आपको 50% बुलेट एनिमी की नहीं लगती और क्लोज फाइट में आपको कोई नहीं हरा सकता। 1v1 में तो कोई भी नहीं हरा सकता। तो मूव एंड फायर कैसे करना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया, उसके फायदे भी उस वीडियो में मैंने बताए हैं। लेकिन इस वीडियो में थोड़ा आपको हैंड कैम में 2 फिंगर के साथ कैसे आप लोग मूव एंड फायर करोगे वो आपको करके दिखाता हूँ। तो मूव एंड फायर करने के लिए आपको लेफ्ट साइड से आपकी जो जॉयस्टिक है उसको मूव करना है, प्लस राइट साइड से आपको जो फायरिंग वाली बटन है उसको दबाकर यहाँ से वहां स्क्रीन को अगर आप लोग स्वाइप करोगे तो आपका जो कैमरा है वो भी मूव करेगा। ठीक है, तो आपको बस लेफ्ट साइड से जॉयस्टिक को हिलाना है और राइट साइड से आपको स्क्रीन को स्वाइप करना है फायरिंग वाली बटन दबाकर। यानी कि आप लोग फायरिंग करते करते भी मूव एंड फायर कर सकते हो 2 फिंगर के साथ। तो आपको ऐसे करना है। उसके बाद अगर आप लोग जायरोस्कोप का यूज करते हो तो जायरोस्कोप का भी यूज करके आप लोग मूव एंड फायर आसानी से कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान है, आपको बस ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। पॉइंट नंबर 5, क्रॉसर प्लेसमेंट। गाइस क्रॉसर ही आपका एम होती है, यानी कि आपका स्कोप वहीं पर खुलेगा जहां पर आपकी क्रॉसर रहती है। तो आपको आपकी जो क्रॉसर है वो वहीं पर रखनी है जहां से आपको लगता है कि एनिमी आ सकता है। जैसे कि इस कंडीशन में खिड़की में से एनिमी आ सकता था तो मेरी जो क्रॉसर थी वो खिड़की पर ही थी। एक और एग्जांपल लो, यहाँ पे दीवार के पीछे एनिमी है तो मेरी जो क्रॉसर है वो दीवार पे ही है, पूरी की पूरी क्रॉसर मेरी दीवार पे ही है। तो आपको आपकी जो क्रॉसर है वो वहीं पर रख के मूव करना है जहां से आपको लगता है कि एनिमी आ सकता है। एनिमी यहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, जहां से भी एनिमी आ सकता है वहां पर आपको आपकी जो क्रॉसर है उसको रखना है। इसको बोलते हैं क्रॉसर प्लेसमेंट। पॉइंट नंबर 6, कैमरा सेंसिटिविटी। गाइस कैमरा सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी है, क्योंकि जब आप लोग क्लोज फाइट में रहते हो तो आपको पीछे से आगे से कहीं से भी गोली पड़ती है। तो आप लोग देख सकते हो कि कितना फास्ट मैंने यहाँ से जब मुझे पीछे से गोली पड़ी तो कितना फास्ट मेरा जो रिफ्लेक्स था वो हुआ। यहाँ एक और एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो कितना फास्ट मेरी मूवमेंट हुई है। मतलब आगे से पीछे 180 डिग्री मैंने कितने जल्दी रोटेशन मार दिया। तो 180 डिग्री रोटेशन एकदम फास्ट करने के लिए आपको कैमरा सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको करके दिखा रहा हूँ, ये देखो जब आप लोग स्क्रीन को स्वाइप करते हो तो ये होती है कैमरा सेंसिटिविटी। ठीक है, तो इसको आपको हाई करके खेलना है। अगर आपका बहुत बड़ा डिवाइस है यानी कि आईपैड खेलते हो तो कम है आपकी सेंसिटिविटी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका अगर छोटा डिवाइस है जैसे कि चेंज का डिवाइस है या फिर उससे कम है तो आपको आपकी जो ये 3rd पर्सन नो उसको कैमरा है उसको हाई करके खेलना है। आपका 180 होगा या फिर 150 होगा या फिर उससे भी कम होगा। तो आपको कम सेंसिटिविटी पे नहीं खेलना है, हाई सेंसिटिविटी पे खेलोगे तो आपको बस थोड़ा सा ही स्वाइप करना पड़ेगा और जितना कम आपको स्वाइप करना पड़ेगा उतना ज्यादा आपको फायदा मिलता है। तो वैसे तो मेरी 210 पे है कैमरा सेंसिटिविटी, जिसके वजह से मैं बहुत ही फास्ट मूवमेंट कर पाता हूँ। 180 डिग्री रोटेशन जो मेरा रहता है यानी कि आगे से पीछे मोड़ने वाला वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। तो आप लोग कोशिश करो कि कम से कम 180 पे तो आप लोग खेलो ही। कैमरा 3rd पर्सन नो स्कोप कैमरा को आप लोग 180 पे करके ही खेलो, क्योंकि इससे आपकी जो फास्ट जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। आपको बहुत कम स्वाइप करना पड़ेगा स्क्रीन को, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा क्लोज फाइट में जब भसड़ मच जाती है तब। पॉइंट नंबर 7, क्राउच एंड शूट या फिर ड्रॉप शॉट। क्राउच एंड शूट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप लोग इसको यूज करते हो तो आपका जो स्प्रे रहता है वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बस बैठ के बार बार स्प्रे करना पड़ता है। ये 3 फिंगर से ही पॉसिबल है, 2 फिंगर से पॉसिबल नहीं है। इसके बाद ड्रॉप शॉट। ड्रॉप शॉट में आपको क्या करना है, बस आपको जैसे एनिमी दिखाई देता है आप उसके पास स्प्रे करते करते बीच में लेट जाते हो, इसको बोलते हैं ड्रॉप शॉट।
तो ये दोनों टेक्निक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 3 फिंगर से ही पॉसिबल है। आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ पे आप लोग जाके सीख सकते हो कि ड्रॉप एंड शॉट कैसे करते हैं और क्राउच एंड शूट कैसे करते हैं। अगर आप चाहते हो मैं इस पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में बता देना। पॉइंट नंबर 8, स्पीड और माइंडसेट। गाइस आपको एक स्पीड चाहिए होगी। जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए, जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई, वो सारी की सारी फेल हो जाएगी अगर आपके पास एक स्पीड नहीं है। दुनिया के जितने भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स आपने देखे होंगे, सबको अगर आप लोग देखोगे तो वो उनके पास एक स्पीड है। जो स्पीड में वो लोग खेलते हैं वही स्पीड आपको भी चाहिए। अगर आपके पास स्पीड नहीं है तो सारी की सारी जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी फेल हो जाएगी। आपको जो भी करना है, जैसे कि पीक लेते हो आप, तो पीक लिया तो फायरिंग होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि पीक ले लिया उसके बाद बैठे हो भाई कि आ जा बंदा आ जा, ऐसा नहीं रहता। और बेवकूफी की तरह बंदा बोलेगा हाँ भाई आ गया मार ले, ऐसा नहीं चलता। आपको एक स्पीड चाहिए जो आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी। 2 फिंगर 3 फिंगर सबसे पॉसिबल है। तो आप लोग को एक स्पीड बनानी है और वो स्पीड में आप लोग को गेम खेलना है, तभी आप लोग क्लोज फाइट में जीत सकते हो। उसके बाद आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, यानी कि माइनस फाइनस की चिंता मत करना कभी, नहीं तो आपका जो गेम है वो टोटली खराब हो जाएगा। और क्लोज फाइट में तो आप कभी नहीं जीत सकते अगर आपका माइंडसेट ही सही नहीं है। तो हमेशा पॉजिटिव रहना क्लोज फाइट में। गाइस पॉइंट नंबर 9 कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनका आपको हमेशा ध्यान रखना है। पॉइंट ए, हमेशा लेवल 2 के गियर हो तभी फाइट लेने जाओ, नहीं तो मत लेने जाओ। फाइट को अवॉइड करो जब तक आपके ऊपर रश नहीं होता। पॉइंट नंबर बी, जब भी आप लोग फायरिंग करते हो तो जैसे कि मान लो ये एनिमी है, ठीक है, तो फायरिंग करते करते जब आपकी जो गोली है वो खत्म होने लगती है तो तुरंत कवर में आ जाने का। तुरंत जितना फास्ट आप लोग कवर में आओगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में आपको इतना मौका नहीं देता सामने वाला बंदा कि आप लोग आसानी से मुंडी निकाल के मारते रहो। पॉइंट नंबर सी, आपका जो इंटरनेट है और आपका जो डिवाइस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मान लो कि 2 बंदे हैं एक ही लेवल के, एक के पास अच्छा डिवाइस है एक के पास खराब डिवाइस है, तो खराब डिवाइस वाला अच्छे डिवाइस वाले बंदे के सामने कम्पीट नहीं कर सकता। प्लस एक के पास अच्छा पिंग आ रहा है एक के पास खराब पिंग आ रहा है, तो खराब पिंग वाला बंदा अच्छे पिंग वाले के बंदे के सामने कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो इसका बस एक ही सोल्यूशन है कि अगर आपको अच्छी पिंग चाहिए तो आप वाईफाई से खेलो या फिर अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ खेलो। और दूसरा डिवाइस का जो चक्कर है वो आपको यही कहूंगा कि भाई अगर आपका डिवाइस अच्छा है और आपका फ्रेम ड्रॉप होता है तो फैन के नीचे खेलो। डिवाइस अगर लो डिवाइस है तो आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते। यूट्यूब पे अगर आप लोग सर्च करोगे तो आपको बताएंगे कि भाई नींबू मिर्ची टांग लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता। लो एंड डिवाइस का कोई इलाज नहीं है। पॉइंट नंबर डी, अच्छे क्वालिटी के ईयरफोन का यूज करो, बिकॉज पबजी का जो पूरा गेम है वो साउंड सेंस पर डिपेंडेड है। तो जितना अच्छे क्वालिटी का आपको साउंड मिलेगा उतना अच्छा आपका गेम प्ले इंप्रूव होगा। पॉइंट नंबर ई, अगर आप लोग अपने टीम के असाल्टर हो तो अपने साथ एक एकेएम या फिर एक बैरल तो रखा ही करो, बिकॉज 7.62 एमओ वाली जो गन्स रहती है वो हाई डैमेज वाली गन्स रहती है। यहाँ पर मैं ड्रॉप वाली गन्स की बात नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर आप लोग एसएमजी यूज करते हो तो आप लोग एक स्प्रे पे एक ही बंदे को मार सकते हो एसएमजी से, तो इसलिए मैं एसएमजी को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। पॉइंट नंबर एफ, अगर आपके पास 2 ऑटो गन है और एक स्प्रे में आपके बंदा नॉक नहीं होता तो तुरंत गन को स्विच कर लो, रिलोड मत मारो, क्योंकि रिलोड करने में आपको 2 से 3 सेकंड लगते हैं जबकि गन को स्विच करने में बस आधा सेकंड लगता है। इसके बाद गाइस लास्ट पॉइंट एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ यहाँ पे कि क्राउच करके कभी खेला मत करो। अगर आपके पास कवर नहीं है, आपके पास एक ब्रोकन वॉल का कवर है, तो अब आप क्राउच कर सकते हो जरूरत के हिसाब से। लेकिन अगर आपके पास अच्छा कवर है तो भाई क्राउच करो ही मत, मतलब बैठ के खेलो ही मत, क्योंकि जब आप लोग बैठते हो तो आपकी जो मूवमेंट रहती है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। यहाँ पर मैं क्राउच एंड शूट की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग जब बैठकर खेलते हो कुछ भी मतलब रश हुआ आपके ऊपर आप बैठे हो, ऐसा नहीं करने का कभी। इससे आपकी जो मूवमेंट रहती है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, जिसका फायदा एनिमी उठाता है और आपको आसानी से नॉकडाउन कर देता है। तो हमेशा कभी भी ये गलती मत करना कि जब भी आपके ऊपर रश होता है तो बैठ के आप हिलने का डुलने का, ऐसा करने का ही नहीं यार। पॉइंट नंबर 10, सोलो वर्सेस स्क्वाड। यानी कि सोलो वर्सेस स्क्वाड की जब आपके सामने सिचुएशन आती है तब आपको क्या करना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको जरा ध्यान से देखना। ये पॉइंट मैं पॉइंट 1 से कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो मैंने आपको बीच में छोड़ के बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो गाइस फॉर एग्जांपल इस कंटेनर को देख लो, ठीक है। अब इस कंटेनर पे आप लोग कितने जगह पे टीपीपी ले सकते हो वो मैं आपको एंगल स्विच करके बताता हूँ। ये देखो, मान लो कि यहाँ से बंदा आ रहा है तो यहाँ से आपने टीपीपी लिया, फिर आपने एंगल स्विच कर लिया, वहां से बंदा है तो वहां के लिए एंगल बन गया। यानी कि कुल मिलाकर आप लोग ऐसे करते करते एंगल स्विच अगर आप लोग करोगे हर कोने का, तो आप लोग देख सकते हो कि आप लोग 8 जगह से यानी कि 8 एंगल बना सकते हो टीपीपी लेने के लिए। तो जब आपके ऊपर एक स्क्वाड पूरी रश करती है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा पोजीशन को चेंज करना है, यानी कि वहां से भागना है। जब आप लोग वहां से भागोगे तो ये होता है कि जो स्क्वाड रहती है उसका प्लान क्या होता है कि भाई तू लेफ्ट से जा, तू राइट से जा, यहाँ से देख वहां से देख, तो ठीक है। तो ऐसा करके आते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। अगर आप लोग पूरे स्क्वाड के यानी कि चारों के चारों बंदे आपके मुंह के सामने और आप उनसे फाइट लोगे तो कोई नहीं जीत सकता। दुनिया का कितना भी अच्छा प्लेयर रहे कभी भी नहीं जीत सकता। तो आपको क्या करना है, जैसे कि इस कंटेनर को मैंने आपको करके बताया था कि आप लोग यहाँ से 8 एंगल निकाल सकते हो। तो वैसे अगर आप लोग पूरे नोवो को देखोगे तो आप पूरे नोवो में कितने सारे एंगल को आप लोग बना सकते हो, देख रहे हो कितने एंगल बन सकते हैं आपको। तो वही करना है आपको कि स्क्वाड जो रहेगी उसको अपने पीछे दौड़ाना है। जो लोग जब दौड़ेंगे तो कोई भी ऐसा नहीं रहता कि चारों के चारों कभी भी लाइन में आएंगे आपके पीछे, कभी नहीं आते। कोई राइट से आता है कोई लेफ्ट से आता है। तो जब आपकी जो स्क्वाड रहती है, आपके एनिमी की जो स्क्वाड रहती है, वो जब स्प्लिट होगी यानी कि एक एक करके हो जाएंगे, दो दो करके हो जाएंगे, तब आपको उसका फायदा उठाना है और तब आपको उन पर रश करना है। एक एक करके जब बंदे आएंगे तो वो आसानी से आप लोग उनको डाउन कर सकते हो। चारों के चारों बंदे आएंगे तो कभी भी आप लोग डाउन नहीं कर सकते। आप लोग अथेना का गेम प्ले देख लेना, या फिर इंडियन एक प्लेयर है जो कि सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता है, कैल्विन नाम है उसका,
तो उसको आप लोग गेम प्ले देख लो, या फिर आपका जो फेवरेट यूट्यूबर होगा जो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलता है उसको कभी भी देख लेना, या फिर जितने भी आपने दुनिया के सोलो वर्सेस स्क्वाड के क्लचेस देखे हैं सारे के सारे क्लच तभी हुए हैं जब बंदे स्प्लिट होके आए, यानी कि एक एक करके आए, दो दो करके आए। कभी भी 1v4 अगर आपके मुंह के सामने 4 बंदे तो आप नहीं कर सकते। तो आपको यही करना है कि यहाँ से वहां दौड़ना है, और जब बंदे आपके ऊपर एक एक करके आएंगे तब आपको उसका फायदा उठाना है और आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड क्लच करना है। दुनिया का कोई भी क्लच उठा कर देख लो आप कि जिस बंदे ने भी क्लच किया वो तभी किया जब बंदे स्प्लिट होकर आए। चारों के चारों बंदे मुंह पे आ गए तो कभी भी। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती तो वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगती तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नहीं हेल्पफुल लगी तो आप लोग इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। इस वीडियो को बनाने में जिस जिस बंदे ने मेरे को सपोर्ट करा है सबके डिस्क्रिप्शन में नाम दिए गए हैं और उनके यूट्यूब चैनल के भी नाम दिए गए हैं, तो आप लोग जाकर उन्हें सपोर्ट जरूर कर देना। बाकी आपने जो वीडियो यहाँ